दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे RKSMB के कार्यक्रम 2023-24 के बारे में। दोस्तों RKSMB के 2023-24 के दौरान वर्कबुक और वर्कशीट वितरण किस प्रकार से रहेगा, विद्यार्थी समूह कैसे बनाने हैं, आकलन के कौन कौन से चरण होंगे और RKSMB के ऐप पर हमें क्या कार्य करना होगा, साथ ही संस्था प्रधान और शिक्षक के दायित्व किस प्रकार से रहेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप आपसी सहयोग से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और साथ ही विभागीय नवीनतम में महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आपको मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा आदेश जारी किया गया है। इसका विषय आप यहाँ देख सकते हैं, शैक्षिक स्तर 2023-24 के अंदर दक्षता आधारित शिक्षण से शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम की विस्तृत कार्य योजना यहाँ पर जारी की गई है। दोस्तों यहाँ यदि हम बात करें विस्तृत कार्य योजना की, तो इसके अंदर जो भी निर्देश हमें दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को कार्य करना है। यहाँ पर वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के बिंदु संख्या 6.3 के अनुसार RKSMB के कार्यक्रम शुरू किया गया था। पिछले पूरे साल पूरे सत्र के अंदर हमने RKSMB से संबंधित क्रियाकलाप किए थे, बच्चों का लर्निंग गैप है उसको कम करने के प्रयास किए थे। इसी प्रकार बजट घोषणा 2023-24 के बिंदु संख्या 3 में इस कार्यक्रम को निरंतर रखने के लिए घोषणा की गई है और इसी के संबंध में ये विस्तृत दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। यहाँ दोस्तों बात करें कार्यक्रम की, तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग गैप को दूर करने के लिए ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम। ये जो चरण दिए गए हैं, इन चरणों के अकॉर्डिंग अपने को पूरा कार्य करना है। पहला चरण यहाँ पर ब्रिज रेमेडिएशन यानी उपचारात्मक शिक्षण के लिए दिया गया है, जिसमें अपने को वर्कशीट और वर्कबुक अवेलेबल करवाई जाएंगी। दोस्तों इसका प्रिंटिंग का कार्य है वो तैयार हो चुका है, लगभग अगस्त लास्ट या सितंबर महीने तक हमारे पास वर्कबुक पहुँच जाएंगी। लेकिन जब तक वर्कबुक नहीं मिलती हैं, विद्यालयों के अंदर नहीं पहुँचाई जाती हैं, तब तक अपने को स्माइल ग्रुप, शाला दर्पण और RKSMB के ऐप के माध्यम से जो सामग्री है वो अवेलेबल करवाई जाएगी। और संस्था प्रधान PO UCO का ये दायित्व है कि जो भी सामग्री अवेलेबल करवाई जाती है, वर्कशीट अवेलेबल करवाई जाती हैं, उनका प्रिंट निकालकर प्रिंट करवाकर शिक्षकों को उपलब्ध करवाएंगे। और इसी के आधार पर अभी फिलहाल हम ये कार्य करेंगे, क्योंकि अभी वर्कबुक आने में समय है। तो वर्कबुक आने तक हम जो प्रिंट है वर्कशीट का, उसी के आधार पर उसी से हम ये कार्य कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अपने को बेसलाइन असेसमेंट लेना होगा, वो भी अपने को शाला दर्पण या स्माइल ग्रुप या RKSMB के ऐप के माध्यम से CDO के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपने को ग्रुप बनाने होंगे। उसके बाद यदि हम देखें दक्षता आधारित शिक्षण कार्यक्रम के चरण, तो यहाँ पर 2 चरण रखे गए हैं। पहला जो चरण है वो अपना अक्टूबर तक चलेगा, जिसके अंदर अपने को ग्रुपिंग करना है और दक्षता आधारित शिक्षण अपने को करवाना है, उपचारात्मक शिक्षण बच्चों को करवाना है। इस दौरान अपने को जो टोटल 8 कालांश होते हैं विद्यालय के अंदर, उनमें से 3 कालांश के अंदर वर्कबुक आधारित शिक्षण अपने को करवाना है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय की प्रत्येक कक्षा की कक्षा 3 से 8 तक अपने को वर्कबुक उपलब्ध करवाई जाएंगी। दूसरे चरण की यदि हम बात करें, तो दूसरा चरण है वो नवंबर से अप्रैल तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक दिन 8 में से 2 कालांश हैं वो अपने रेमेडियल शिक्षण यानी उपचारात्मक शिक्षण के लिए निर्धारित रहेंगे। तो यहाँ दोस्तों शनिवार को चूंकि अपना नो बैक डे होता है, तो सोमवार से शुक्रवार तक ये कार्य हम प्रत्येक दिन अक्टूबर तक 3 कालांश में करेंगे और अक्टूबर के बाद नवंबर से अप्रैल तक हम दूसरा जो चरण है उसमें 2 कालांश में उपचारात्मक शिक्षण का कार्य करेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें विद्यार्थी समूहीकरण की, तो यहाँ पर अपने को विद्यार्थियों के समूह बनाने हैं, जिस प्रकार हमने पिछले सेशन में बनाए थे। कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों का अपने को बेसलाइन लेना है और बेसलाइन लेने के बाद प्रत्येक कक्षा के अंदर 2 समूह अपने को बनाने हैं। समूह का आधार यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बेसलाइन है उसमें यदि 60% से अधिक प्रश्नों को सही करता है विद्यार्थी तो उसको समूह 1 में रखा जाएगा, और 60% से कम प्रश्न सही करता है तो उसको समूह 2 में रखा जाएगा। यहाँ पर दोनों ही समूहों के विद्यार्थियों को हमें बिहाइंड ग्रेड दक्षता आधारित अध्ययन करवाना है। दोनों समूहों को अलग अलग बिठाना है, बच्चों को अलग अलग बिठाना है, और हमें विशेष रूप से उन बच्चों के ऊपर ध्यान देना है जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिनकी दक्षता है वो कक्षा लेवल की नहीं है, जो कक्षा से नीचे स्तर के हैं, उस समूह के ऊपर विशेष ध्यान देना है। हालांकि अध्ययन हमें दोनों ही समूहों को समान रूप से करवाना है। यहाँ पर आगे हम देखें तो संस्था प्रधान है वो समूहीकरण के लिए आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थी के अंदर किसी भी प्रकार की हीन भावना ना हो। यानी हम 2 समूह बनाते हैं तो हो सकता है दूसरा समूह उसके कुछ बच्चों के अंदर हीन भावना आ जाए कि हम कक्षा के अंदर कमज़ोर हैं, तो इस प्रकार की भावना बच्चों के अंदर नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार की यदि कोई समस्या आती है, कोई शिकायत होती है, तो उसका तुरंत संस्था प्रधान के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा निवारण किया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों के समूह हैं वो संस्था प्रधान हैं वो स्वयं के स्तर पर उनकी जाँच भी करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों,
दोस्तों वर्कबुक का वितरण, तो यहाँ पर अपने को विभाग के द्वारा वर्कबुक हैं वो उपलब्ध करवाई जाएंगी। अभी प्रिंटिंग का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, अगस्त महीने के लास्ट तक हमें मिल सकते हैं या सितंबर महीने के अंदर पीओ के माध्यम से अपने को वर्कबुक उपलब्ध करवा दी जाएंगी। पिछले सेशन के अंदर जो वर्कबुक थी सेम वही प्रोसेस रहेगी। कक्षा 3 के लिए यहाँ पर पहल, कक्षा 4-5 के लिए प्रयास, कक्षा 6 और 7 के लिए प्रवाह है और कक्षा 8 के लिए प्रखर नाम से हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों विषयों की वर्कबुक अपने को अवेलेबल करवाई जाएंगी। यहाँ पर यदि हम नवीन वर्कबुक विवरण की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले दक्षता आधारित वर्कबुक हमें कक्षा 3 से 8 के लिए जो वर्कबुक मिलेगी, उस वर्कबुक के आधार पर हमें बच्चों की दक्षता है उसको सुधारने का, लर्निंग गैप कम करने का प्रयास करना है। वर्कबुक के अंदर जो भी अपने को पाठ्यक्रम दिया गया है निर्धारित दक्षताओं को पूरा करने के लिए, जो उसमें हमें बच्चों की जो कठिनाई का स्तर है उसी के अकॉर्डिंग क्रम से अभ्यास करने के लिए कार्यपत्रक और आकलन पत्र दिए गए हैं। यहाँ पर दूसरे हम देखें गतिविधि पत्रक है, तो यहाँ पर प्रत्येक वर्कबुक के अंदर लगभग 10 से 12 अपने को गतिविधि पत्रक मिलेंगे, जिसके अंदर अपने को बच्चों से गतिविधि के आधार पर कार्य करवाना है। और उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट शीट, तो यहाँ पर प्रत्येक वर्कबुक के अंदर आपको 5 से 6 कार्यपत्र के बाद में एक आकलन पत्र यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट शीट है वो मिलेगी और उसी के आधार पर अपने को बच्चों का आकलन करना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट लेना है। यहाँ पर शिक्षक के लिए देखें तो प्रत्येक वर्कशीट फुटनोट पर शिक्षकों के लिए निर्देश उल्लेखित हैं। प्रत्येक वर्कबुक के जो फुटनोट है उसके ऊपर उल्लेख दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं। उन निर्देशों के आधार पर अपने को कार्यपत्र के अंदर जो भी गतिविधियाँ हैं, जो संक्रियाएँ हैं, उनका क्रियान्वयन करना है। QR कोड, यहाँ पर वर्कबुक के अंदर QR कोड भी उपलब्ध करवाए गए हैं जो विभिन्न गतिविधियों से आधारित वीडियो और अध्ययन सामग्री से रिलेटेड हैं। अगर हम QR कोड स्कैन करते हैं तो उसके अंदर अपने को विभिन्न प्रकार की वीडियो और अध्ययन सामग्री है वो प्राप्त होगी, इसकी सहायता भी हम ले सकते हैं। कठिनाई स्तर के संकेतांक, यहाँ पर यदि हम बात करें प्रत्येक कार्यपत्रक पर उसमें समाहित दक्षता एवं गतिविधि के काठिन्य का विवरण सरल, मध्यम एवं कठिन के रूप में उल्लेखित है, जिससे शिक्षक कार्यपत्रों का उचित उपयोग कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों की सहायता कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम बात करें दक्षता आधारित आकलन, यहाँ पर अपने को जो आकलन लेने हैं वो 3 प्रकार के आकलन होंगे, जिसमें सबसे पहला जो आकलन है वो अपना बेसलाइन आकलन है जो अभी अपने को लेना है और बेसलाइन आकलन के आधार पर अपने को विद्यार्थियों के 2 समूह बनाने हैं। दोस्तों इस बेसलाइन आकलन का रिकॉर्ड है वो वर्कबुक के अंदर संधारित किया जाएगा और साथ ही शाला दर्पण के ऊपर भी इसकी प्रविष्टि की जाएगी। यहाँ जिन विद्यालयों के अंदर वर्कबुक उपलब्ध नहीं होती हैं उनके संस्था प्रदान है वो शिक्षकों को समसा पोर्टल के ऊपर से या शाला दर्पण या RKSMB के ऐप के माध्यम से जहाँ से भी प्राप्त होती है बेसलाइन आकलन शीट है वो डाउनलोड करके और उसका प्रिंट निकाल कर उपलब्ध करवाएंगे और उसी के आधार पर अपने को बेसलाइन लेना है। और जहाँ पर वर्कबुक प्राप्त हो जाती हैं तो वहाँ अपने वर्कबुक के शुरुआत में बेसलाइन आकलन के लिए शीट दी गई है, वहाँ पर बेसलाइन आकलन लेना है और बच्चों का समूहीकरण करना है। समूहीकरण के अंदर लर्निंग लेवल पर आधारित आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी, यानी लर्निंग लेवल के अकॉर्डिंग अपने को समूह बनाने हैं और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को सहायता प्रदान करनी है, बच्चों को अध्ययन करवाना है। जो बच्चे ज़्यादा कमजोर हैं उनके ऊपर अपने को विशेष ध्यान देना है। दूसरा यहाँ पर देखें रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक वर्कबुक के अंदर 4 से 5 कार्यपत्र के बाद में एक आकलन पत्र अपने को दिया गया है। इस आकलन पत्र की सहायता से पिछले 3 या 4 दिनों के अंदर प्रत्येक सप्ताह के लास्ट में अपने को ये आकलन पत्र है वो बच्चों से करवाना है और उस सप्ताह में हमने बच्चों को किस प्रकार से क्या सिखाया है, बच्चे उस दक्षता में या जो बच्चों ने सीखा है वो कितना सीखा है, उसका आकलन अपने को फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से करना है। तो प्रत्येक सप्ताह के अंत में ये अपने को करवाना है। यहाँ पर दोस्तों रचनात्मक आकलन की ऑनलाइन एंट्री अपने को नहीं करनी है। उसके बाद यदि हम देखें योगात्मक आकलन या समेटिव असेसमेंट, तो यहाँ पर प्रत्येक 3 महीने के बाद अपने को योगात्मक आकलन लेना है। सवीरे पंचांग के अंदर ये जो कार्यक्रम दिया गया है कक्षा 3, 4, 6, 7 के लिए, उसी के अकॉर्डिंग अपने को ये आकलन लेने हैं। कक्षा 3, 4, 6 और 7 के अंदर 3 आकलन होंगे, जिसमें RKSMB के आकलन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और कक्षा 5 और 8 के लिए केवल 2 ही दक्षता आधारित आकलन होंगे, 2 ही योगात्मक आकलन लिए जाएंगे, जिसमें आकलन फर्स्ट और आकलन सेकंड होगा। आकलन थर्ड के स्थान पर कक्षा 5 और 8 के अंदर बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। यहाँ एक बार फिर बता देता हूँ दोस्तों, बोर्ड परीक्षाओं वाली जो कक्षाएं हैं कक्षा 5 और 8 उनको छोड़कर बाकी जो कक्षाएं हैं 3, 4, 6 और 7 इनके लिए 3 आकलन होंगे, आकलन प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जबकि बोर्ड की जो कक्षाएं हैं कक्षा 5 और 8 उनके लिए केवल 2 ही आकलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आकलन फर्स्ट और आकलन सेकंड होंगे। आकलन थर्ड के स्थान पर बोर्ड परीक्षाएं संपन्न की जाएंगी। यहाँ आगे हम देखें योगात्मक आकलन के 2 भाग होंगे, भाग ए और भाग बी। भाग ए के अंदर दोस्तों यहाँ पर बिहाइंड ग्रेड से संबंधित 15 से 20 क्वेश्चन होंगे और भाग बी के अंदर कक्षा स्तर के क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे। यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं, बिहाइंड ग्रेड दक्षताओं आधारित 15 से 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो यहाँ पर आकलन के अंदर जो भाग ए है उसमें होंगे। भाग बी के अंदर अपने
जो ग्रेड स्तरीय दक्षताएं यानी कक्षा के स्तर पर जो दक्षताएं हैं बच्चे की, वो क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। और ये जो आकलन पत्र है, आकलन फर्स्ट, आकलन सेकंड और आकलन थर्ड के लिए, वो विभाग द्वारा हमें उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। जिस प्रकार से हमने पिछले सेशन में लिया था आकलन फर्स्ट सेकंड, उसमें विभाग के द्वारा हमें जो OMR शीट है और क्वेश्चन पेपर है वो उपलब्ध करवाए गए थे। यहाँ पर यदि हम बात करें कक्षीय प्रक्रिया की, तो यहाँ दक्षता आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षण अपने को करवाना है, जिसमें बच्चों के अंदर सबसे पहले हमें ये पहचान करनी है कि कौन सी दक्षता के अंदर बच्चा कमजोर है। ये पहचान करते हुए हमें उन दक्षताओं का चयन करना है और चयन करने के बाद में हमें गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना है। इसके लिए हमें डिजिटल पाठ योजना जो है RKSMB की ऐप के माध्यम से वीडियो मिलेंगे, ABL किट का उपयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा, यदि हम यहाँ पर देखें दक्षता आधारित अभ्यास के लिए कार्य पुस्तिका, तो यहाँ जो भी दक्षता हमने सेलेक्ट की है जिसमें बच्चे कमजोर हैं, उस दक्षता को प्राप्त करने के लिए अपने को कार्य पुस्तिका के अंदर जो कार्यपत्रक दिए गए हैं, उन कार्यपत्रकों की सहायता से बच्चों को अभ्यास कार्य करवाना है। नियमित आकलन की यदि हम बात करें तो यहाँ कार्य पुस्तिका के अंदर हम ऊपर बात कर चुके हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए आकलन पत्र दिए गए हैं। उन आकलन पत्र की सहायता से हम प्रत्येक सप्ताह के लास्ट में बच्चों की प्रगति की जांच करेंगे। इसके बाद में नियमित कार्यपुस्तिका जांच और विद्यार्थी फीडबैक। दोस्तों यहाँ पर जो भी कार्यपत्रक हम करवाते हैं, डेली एक कार्यपत्रक करवाया जाता है, तो उस कार्यपत्रक को चेक करना है और उसके अंदर फीडबैक अपने को देना है। बच्चे की प्रगति किस प्रकार की है, बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है, वो उसके अंदर हमें लिखना है और जांच उसको करते हुए उसमें अपने सिग्नेचर और डेट लगानी होगी। यहाँ पर पेरेंट टीचर मीटिंग की यदि हम बात करें तो RKSMB के अंतर्गत जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं, जो बच्चों की दक्षता से संबंधित कार्य हमने किया है, अध्यापन कार्य करवाया है, उसकी पूरी जानकारी आपको पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर बच्चों के अभिभावक हैं उनके सामने रखनी है। इसके लिए अपने रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे और सेशन के लास्ट में जो रिपोर्ट कार्ड है वो पेरेंट्स के सामने रखते हुए चर्चा करेंगे। साथ साथ जैसे जैसे आकलन होते जाएंगे रिपोर्ट कार्ड में हम एंट्री करते जाएंगे। रिपोर्ट कार्ड भी विभाग के द्वारा हमें हो सकता है उपलब्ध करवा दिए जाएं और उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हमें पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर अभिभावकों के सामने बच्चों की जो कमजोरियां हैं, जिस दक्षता के अंदर बच्चे कमजोर हैं और उसमें किस प्रकार की प्रगति है, ये पूरी अपने को जो रिपोर्ट है वो अभिभावकों के सामने रखनी होगी। उसके बाद यदि हम देखें RKSMB के ऐप के अंदर हमें क्या क्या कार्य करना है, तो हम पहले भी कर चुके हैं। RKSMB के ऐप के अंदर हमें जो असेसमेंट हम लेते हैं उनको ऑनलाइन करना होगा। यहाँ पर 3 चरण दिए गए हैं। प्री असेसमेंट से पहले अपने को कौन कौन से कार्य करना है, तो यहाँ पर ऐप के माध्यम से शिक्षकों को जो दक्षता आधारित शिक्षण है, जो उपचारात्मक शिक्षण है, उसके लिए प्रेरित किया जाएगा। यहाँ सबसे पहले हम देखें दक्षताओं की पहचान करना, तो टीचर के द्वारा दक्षताओं की पहचान की जाएगी, कौन सी दक्षता के अंदर बच्चे कमज़ोर हैं। उसके बाद संकल्प, यानी जिस दक्षता के अंदर बच्चे कमज़ोर हैं उनको पूरा करने का आगामी जो टाइम है, आगामी जो अपने पास समय है अध्यापन के लिए, उसमें पूरा करने का संकल्प अपने को लेना है। और उसके बाद उसे पूरा हम किस प्रकार से करेंगे उसकी योजना अपने को बनानी है। कार्यपत्रकों का हमें चयन करना है, कौन कौन सी गतिविधियां हमें करवानी है, कौन कौन से कार्यपत्रक करवाने हैं, उस आधार पर हम जो गतिविधियां हैं उसमें बेसलाइन मूल्यांकन है, विद्यार्थियों का समूहीकरण है और गतिविधि आधारित शिक्षण है। ये सारे कार्य अपने को पहले चरण के अंदर करने होंगे। प्री असेसमेंट चरण यहाँ पर अपने रखा गया है। दूसरा यहाँ पर देखें तो ड्यूरिंग असेसमेंट, यानी मध्य में अपने को क्या कार्य करना है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों की जो OCR है उसको ऐप के द्वारा स्कैन करना होगा और स्कैन करते हुए अपने को अपलोड करना होगा। जो असेसमेंट आकलन फर्स्ट और आकलन सेकेंड हम लेंगे और लास्ट में जो आकलन थर्ड है, इन तीनों की OCR शीट है वो अपने को ऐप पर अपलोड करनी है। उसके बाद पोस्ट असेसमेंट के अंदर जो भी हम OCR अपलोड करते हैं उसके आधार पर ऐप के माध्यम से हमें फीडबैक दिया जाएगा। जो दक्षताएं हमने सेलेक्ट की थी उन दक्षताओं की जानकारी हमें दी जाएगी जिसमें विद्यार्थी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और इसके आधार पर आगे हमें उपचारात्मक शिक्षण चलाना होगा। दक्षताओं को प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए सुझावात्मक वीडियो भी अपने को ऐप के माध्यम से दिए जाएंगे और पाठ योजनाएं भी अपने को मिलेंगी। RKSMB के ऐप के दक्षता सूची में 3-4 दक्षताओं का चयन किया जाना इस फेज में भी जारी रहेगा। यानी बच्चे हैं वो यदि दक्षता पूर्ण नहीं कर पाए हैं तो उस दक्षता से संबंधित जानकारी है वो हमें जब हम ऐप के ऊपर OCR अपलोड करेंगे तो कौन सी दक्षता बच्चे की कमजोर है उससे संबंधित जानकारी हमें मिलेगी और उसी के आधार पर अपने को उपचारात्मक शिक्षण करवाना होगा। आगे यदि हम देखें कार्यक्रम का प्रबोधन, तो यहाँ पर कार्य और दायित्व दिए गए हैं अलग अलग CBO स्तर पर, CDO स्तर पर, PO UCO स्तर पर और संस्था प्रधान और शिक्षक के स्तर पर। यदि हम संस्था प्रधान के कार्यों की यहाँ पर बात करें तो कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु विद्यालय के अंदर एक RKSMB के इंचार्ज बनाया जाएगा। किसी भी एक शिक्षक को RKSMB के कार्यक्रम का इंचार्ज बनाएंगे। यहाँ पर विद्यालयों के अंदर बेसलाइन असेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस प्रकार से किया गया है, विद्यार्थियों की ग्रुपिंग किस प्रकार से की गई है। पहले 3 कालांश में रेमेडियल शिक्षण है यानी उपचारात्मक शिक्षण चलाया जाएगा, गतिविधि आधारित शिक्षण है, वर्कबुक किस प्रकार से चेक की जा रही हैं, बच्चों से किस प्रकार से वर्कबुक पूर्ण करवाई जा रही हैं, वर्कबुक के अंदर कौन कौन सी गतिविधियाँ करवाई जा रही हैं और शिक्षकों के द्वारा समेटिव और
असेसमेंट या फॉर्मेटिव असेसमेंट के संबंध में किस प्रकार की तैयारी की गई है, ऐप का उपयोग शिक्षक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये पूरी मॉनिटरिंग है ये संस्था प्रदान के द्वारा की जाएगी और अच्छे तरीके से शिक्षकों को ऐप का उपयोग करने के लिए और जो दक्षता आधारित शिक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण है, वो करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यहाँ पर उक्त डाटा भी कक्षा अध्यापक द्वारा शाला दर्पण पर यथासमय प्रविष्ट की जाएगी। जो भी RKSMBK से संबंधित ऑनलाइन एंट्री है वो कक्षा अध्यापक है उसके द्वारा समय समय पर शाला दर्पण पर की जाएगी। दोस्तों इसके संबंध में जैसे जैसे नए निर्देश आएंगे आपको वीडियो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ऑनलाइन किस प्रकार से हमें फीडिंग करनी है वो भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे ही वीडियो डाला जाता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसकी सहायता ले सकें। आगे देखिए PTM में माता पिता की भागीदारी सुनिश्चित करना। जो भी PTM बैठक होती है उसमें बच्चों के अभिभावकों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करना भी संस्था प्रदान का दायित्व रहेगा। शिक्षकों के सम्मेलन करने हेतु उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को सराहना और उनको सम्मानित करना। तो इस प्रकार से संस्था प्रदान के दायित्व होंगे। आगे यदि हम देखें संस्था प्रदान यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके विद्यालय के कक्षा 3 से 8 के सभी विद्यार्थी के पास वर्कशीट उपलब्ध हो। वर्कशीट का मुद्रण विद्यालय या पंचायत स्तर पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर जब तक वर्कबुक नहीं आती हैं तब तक संस्था प्रदान का यह दायित्व रहेगा कि वर्कशीट और जो आकलन पत्र हैं उनका प्रिंट निकलवा कर वो शिक्षकों को उपलब्ध करवाएं। उसके बाद यदि हम शिक्षक के दायित्व देखें, शिक्षक द्वारा करणीय कार्य देखें तो सबसे पहला काम होगा सीखने के स्तर के अनुसार यानी जो हम ग्रुप बनाएंगे दक्षता के आधार पर वो ग्रुपिंग करना। उसके बाद रेमेडिएशन अवधि के दौरान कार्यपुस्तिकाओं का उपयोग करके रेमेडिएशन का संचालन करना यानी जिन दक्षताओं के अंदर बच्चे कमजोर हैं उन दक्षताओं को पूरा करने के लिए बच्चों का लर्निंग गैप कम करने के लिए कार्यपुस्तिकाओं का उपयोग करते हुए उपचारात्मक शिक्षण करवाना होगा। सितंबर के अंत तक प्रथम 3 कालांश में अपने को ये हम पहले बात कर चुके हैं, पहले 3 कालांश उपचारात्मक शिक्षण के रहेंगे। दोस्तों अक्टूबर तक पहले 3 कालांश रहेंगे और अक्टूबर के बाद नवंबर से 2 कालांश उपचारात्मक शिक्षण के रहेंगे। समेटिव असेसमेंट की पूर्व तैयारी ऐप का प्रयोग सुनिश्चित करेंगे। उक्त डाटा की कक्षा अध्यापक द्वारा शाला दर्पण पर यथासमय प्रविष्टि की जाएगी। नियमित वर्कबुक जांच करेंगे। सुधार के लिए विद्यार्थियों को प्रतिक्रिया प्रदान करेंगे यानी अपने को फीडबैक देना है बच्चे किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। वर्कबुक में दिए गए फॉर्मेटिव असेसमेंट का संचालन कर विद्यार्थियों के स्तर में आ रहे सुधार का वर्कबुक में रिकॉर्ड संधारण करना। तो यहाँ जो भी कार्य हम करवाते हैं उसका साप्ताहिक अपने को असेसमेंट लेना है और बच्चों के अंदर जो भी सुधार हुआ है वो वर्कबुक के अंदर अपने को लिखना है, उसका रिकॉर्ड संधारण करना है। विद्यार्थियों के कक्षा के प्रदर्शन की निरंतर समीक्षा करें ताकि वह कठिन दक्षताओं को पुनः प्राप्त कर सकें। जो भी बच्चे कमजोर हैं उनके ऊपर अपने को विशेष ध्यान देना है, उनकी निरंतर समीक्षा करनी है, उनका निरंतर ध्यान रखना है कि वो किस प्रकार से अपनी दक्षताओं को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें और ज़्यादा प्रयास करने हैं। समग्र रिपोर्ट कार्ड उपयोग करके PTM का संचालन करें। तो PTM के अंदर अपने को जो भी रिपोर्ट कार्ड है अपना RKSMBK से संबंधित वो अभिभावकों के समक्ष रखना है और उनके साथ चर्चा करनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिनकी संपूर्ण जानकारी आपको बिंदु वाइज उपलब्ध करवा दी गई है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।